अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इससे पहले 21st चैप्टर ख़त्म कर लिया था, लेकिन 20th चैप्टर जो है वो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर का नाम आपको पता है क्रोमोसोम एंड डीएनए है। 20th चैप्टर है ये, और ये आपकी बुक के पेज नंबर 122 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें स्टार्ट में इन्होंने इसकी डेफिनेशन की है। डेफिनेशन इन्होंने ये कहा है कि जो वो क्रोमोसोम्स है, बेसिकली क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान नज़र आते हैं, ऐसे नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, जब सेल डिवाइडिंग फेज पे होगा उस टाइम पे नज़र आएंगे। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या हैं, डीएनए प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सबसे पहले डिस्कवर जिसने किया था उसकी बात करते हैं। वेल्दर फ्लेमिंग ने 1882 में इसको किया था, डिस्कवर किया था। और इसने कहाँ पर किया था इसको, डेट तो 1882 है। इसने सैलमेंडर लार्वे में किया था। सैलमेंडर क्या है? सैलमेंडर बेटा मैंने आपको बताया था ये फ्रॉग की ही टाइप होती है, लेकिन यानी कि एम्फीबियंस में ही से ही बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी टेल लंबी होती है। और ये जो है इट लुक्स लाइक लिजर्ड, तो है ये फ्रॉग। अब वो जो हमारे पास है जी सैलमेंडर लार्वा है, उसकी उसने स्टडी की और उसमें से उसने क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया और उसको नाम दिया गया जी क्रोमोसोम, जो कि थी जी कॉइल फॉर्म थी डीएनए की और प्रोटीन्स की। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हर स्पीशी में स्पेसिफिक होता है। जैसे कि हमें पता है कि पेनिसिलियम एक फंजाई है और उसके अंदर क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही पेयर पाया जाता है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो फर्न्स हैं, फर्न्स हैव मोर देन 500 पेयर्स। और ये वही वाला है जिसका मैंने आपको ये भी क्लास में बताया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके क्रोमोसोम नंबर है वो भी फर्न था। फर्न प्लांट्स की टाइप है जिसमें क्या है, जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं, उनको फर्न्स बोलते हैं। मॉस्कीटो जो है वो 6 फॉर मॉस्कीटो के अंदर 6 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हनी बी के अंदर 32 एंड कॉर्न के अंदर 20, शुगर केन के अंदर 80 और फ्रॉग के 26 और माउस के जो है वो 40 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर कितने हैं, टोटल 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर। और 46 क्रोमोसोम जो हैं 23 पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे अंदर। और आपको पता है कि ये जितने भी हमारे क्रोमोसोम हैं ये सारे जो हैं वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स पे मुश्तमिल है। और यानी कि एक क्रोमोसोम ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर वो जो डीएनए है वो बस एक ही मैसेज लेकर बैठा हुआ है, उसके ऊपर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस होंगे फॉर अवर बॉडी फंक्शनिंग एंड अवर बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन। और वो सारे मैसेजेस उसके ऊपर पड़े हुए होते हैं। और इसीलिए हमें ये भी पता है साथ में, जब हम लोगों ने क्रोमोसोम्स की एरर्स पढ़ते हैं उसके अंदर अगर कहीं भी कोई भी डिफरेंस आ जाए, कोई एरर आ जाए, कोई क्रोमोसोम कम हो जाए या क्रोमोसोम का कोई पार्ट ही कम हो जाए, तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं और बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेज और सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज पैदा हो जाते हैं। जैसे हमने सेक्स क्रोमोसोम के एरर्स देखे थे और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसकी वजह से अक्सर डेथ भी कॉज हो जाती है। लेट्स मूव टू वर्ड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थिंग। ये बता रहे हैं जी कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो जैसे एक थ्रेड होती है, उस थ्रेड के ऊपर क्या है, मैंने आपको बताया था कि टाइटली कॉइल्ड एरिया होता है जिसको हम कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब अगर वो एक जगह पर प्रेजेंट है उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कह रहे हैं, और इसी तरह के अगर कहीं और प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यही जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया होता है इसी को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, ये भी आपको पता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरियोटाइप। क्या होती है ये कैरियोटाइप, ये देखते हैं। पहले हम इसको डिफाइन करना सीख लें तो वो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। कैरियोटाइप बेसिकली बेटा ये होता है, कैरियोटाइप ये होता है कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ना, अगर हम अपने हर सेल के अंदर जो 46 को कोई भी आप सेल ले लें, उस सेल में से सारे क्रोमोसोम्स निकालें, उन सारे क्रोमोसोम्स की आप शक्ल देखें, उनके सारों के पेयर्स बनाएं, तो उन सब का ऐसा होगा कि ये जो आपस में होमोलोगस लगते हैं ना, उनकी शक्ल आपस में मिलती होगी, लेकिन रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स की शेप उनसे अलग होगी, तो वो सारे अलग होंगे। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम पेज नंबर 123 पे बनी हुई नज़र आ रही है, और इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं कि ये सारे जोड़े खड़े हुए हैं, ये 46 पेयर्स हैं। ठीक है, और ये जो 46 पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन सब में देखें कि हर एक क्रोमोसोम सामने वाले से तो मैच कर रहा है, लेकिन अपने साथ वाले पड़े हुए पेयर से डिफरेंट है। तो ये सारे क्या हैं, पेयर फॉर्म में इस तरह पड़े होते हैं, और ये हर इंसान का अपना एक कैरियोटाइप होता है। तो मेरा भी एक कैरियोटाइप होगा, आप सबका भी अपना अपना एक कैरियोटाइप होगा, और इस कैरियोटाइप का मतलब ये है कि हमारे क्रोमोसोम्स की शक्लें थोड़ी सी अलग अलग होंगी। अब क्रोमोसोम्स में वाइडली डिफर इन द अपीयरेंस, दे वेरी इन द साइज, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज एंड द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर की लोकेशन की बेस पे भी ये डिफर कर सकते हैं, हो सकता है कि ये स्टेनिंग प्रॉपर्टी भी डिफरेंट करें, हो सकता है साइज में भी डिफरेंट करें।
और उसकी लेंथ और उसकी आर्म वगैरह पे भी डिफरेंस पाया जाए। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमें कैरियोटाइप की डेफिनेशन में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये कैरियोटाइप की डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि बुक वाली है, हम उसको रीड करते हैं। द पार्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस कॉल्ड कैरियोटाइप। वो जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस की क्रोमोसोम की जो एक पार्टिकुलर शक्लें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। एक पार्टिकुलर एरे अरेंजमेंट होती है। एरे का मतलब क्या है, अरेंजमेंट है। तो जो एक खास किस्म की अरेंजमेंट है हमारे क्रोमोसोम्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। कैरियोटाइप शो द मार्क्ड डिफरेंस अमॉन्ग द स्पीशीज एंड समटाइम्स इवन अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। तो ये जो कैरियोटाइप है ये ना सिर्फ मतलब कि पर्सन टू पर्सन आप डिफरेंट करने में हेल्प ले सकते हैं, बल्कि आप डिफरेंट स्पीशीज से भी खुद को फ़र्क करने के लिए इसको चेक कर सकते हैं। उनका जो कैरियोटाइप है वो अलग होगा, हमारा कैरियोटाइप अलग है। आप मंकीज़ देख लें या कोई और ऑर्गेनिज्म कर लें, आपने डिफरेंस चेक करना है, आप उनका कैरियोटाइप के थ्रू भी डिफरेंस कर सकते हैं। द सेंट्रो क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड दैट। अब इन्होंने कहा कि कैरियोटाइप हमें पता चल गया क्या होता है। कैरियोटाइप ये होता है कि हमारे जो क्रोमोसोम है वो मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं। अब वो कितनी किस्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं ज़रा उनको भी हम देख लें कि कितनी मेजॉरिटी कौन कौन सी पाई जाती हैं, जिनमें से टीलोसेंट्रिक है। अब टीलोसेंट्रिक ऐसा होता है जैसे एक आई लिखा हुआ होता है, यानी कि सारा क्रोमोसोम नीचे होगा और जो कंस्ट्रिक्शन है उसकी जो सेंट्रोमेयर वाली वो सबसे ऊपर होगी। फिर एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक ऐसे होता है कि जो आई का हमारे पास डॉट आ रहा है वो थोड़ा सा नीचे है, प्रेजेंट तो टिप पे ही है लेकिन टिप को छोड़ दिया। ठीक हो गया। फिर आता है जी सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, मेटा का मतलब आपको पता है मिडल एरिया, यानी कि मिडल एरिया से थोड़ा सा ना आगे है, मिडल एरिया से सब एरिया पे है, तो वो क्या है हमारे पास थोड़ा सा उससे आगे होगा। और जो हमारे पास लास्ट है दैट इज़ मेटासेंट्रिक, वो बिल्कुल मिडल में होगा, तो उसको हम लोग क्या है मिडल में ही शो करते हैं। तो इस बेस पे क्या है क्रोमोसोम की जो शेप्स हैं वो तीन जो है वो अल्फ़ाबेट के ज़रिए साबित की जाती हैं, शो की जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई लिखा है पिंक कलर में, जे एंड वी। ये जो हमारे पास टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक है ये आई वाले से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास सब मेटासेंट्रिक है ये जे से बिलोंग कर रहे हैं और जो हमारे पास मेटासेंट्रिक है ये वी से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम किस से बना, कैसे बना और ये क्या क्या होता है। यहाँ पे आपको ये वैसे डायग्राम बड़ी अच्छा एक फ्लो चार्ट सा नज़र आ रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म इन्होंने बनाया है, फिर उसका सेल बनाया है और फिर सेल के न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम बनाया है और क्रोमोसोम को जो है वो फर्दर उन्होंने अनकॉइल करके दिखाया था, वो डीएनए का बना हुआ था, डीएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ था। तो यही अब हम लोगों ने पढ़ना है। हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन भी पढ़ते हैं। तो चलते हैं जी कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की तरफ। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम है पेज नंबर 123 पे है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, जिसमें 40% डीएनए और 60% प्रोटीन है। उसके अलावा इसके अंदर ना थोड़ा बहुत आरएनए भी होता है। क्यों होता है आरएनए? क्योंकि आपको पता है कि जिस टाइम एक सेल है उसने अपना जीन एक्सप्रेशन करना है तो उसको अब मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ता है। तो क्रोमोसोम के साथ मैसेंजर आरएनए जो पड़ा हुआ होगा तो वो भी उसके अंदर दिखाई दे सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो डीएनए है वो क्या है, ये एक लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड क्या है फाइबर है, जो कि क्या है कि हमारे पास अनब्रोकनली एक्सटेंड हुआ पड़ा होता है हमारे क्रोमोसोम के अंदर। ये सारा कॉइल हुआ होता है। ये नहीं है कि हमारे क्रोमोसोम में थोड़ा सारा जुड़ा हुआ होगा, फिर टूटा हुआ होगा, फिर जुड़ा हुआ होगा। तो क्रोमोसोम को में जो डीएनए है वो क्या होता है, वो बिल्कुल स्मूथली प्रेजेंट होता है लेंथ वाइज। वो उसके अंदर क्या है ब्रोकन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। और जो हमारे क्रोमोसोम है उसकी जो हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन है, या हम चेक करें न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितने हैं, 140 मिलियन उसके अंदर क्या है न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है ना क्या होते हैं, वो जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये अब आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अंदर कितने हैं 140 मिलियंस हैं। तो 1.4 × 10⁸ से हम इसको जो है वो शो कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है एक क्रोमोसोम के ऊपर वो कितनी है, ये अब आप लोगों ने याद करना है। वो कुछ इस तरह से बताई गई है बेसिकली कि डीएनए जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ह्यूमन क्रोमोसोम जो है वो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। और अगर हमारे पास क्या है बुक्स हों 280 बुक्स हों, जिसके अंदर हर बुक के अंदर 1000 सफ़ा हो, और अगर हर सफ़े के ऊपर हम देखें वर्ड्स हैं तो वर्ड जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड के बराबर हो, तो और हर पेज पे 500 वर्ड्स मौजूद हों, तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पास बनेगा जी टोटल इन्फॉर्मेशन बनेगी क्रोमोसोम्स की, जो एक क्रोमोसोम की कितनी बनेगी 280 प्रिंटेड बुक्स, 1000 पेज हो हर किसी का, और एक वर्ड अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के बराबर है तो 500 लफ्ज़ हों एक पेज पे, तो वो जो चीज़ है हमारे पास बनेगी इंफॉर्मेशन।
फर्दर अगर हम डीएनए को क्या है, अगर हम लेंथ वाइज निकालते हैं किसी सेल से तो वो कितना लंबा बनता है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बनती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट्स हैं ये नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये सारा पर क्या है, अल्लाह ताला ने किस तरह से उन 5 सेंटीमीटर लंबे क्रोमोसोम को, यानी कि ये तो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बनता है हमारे पास अगर हम उसको सेल से बाहर निकालते हैं। लेकिन अल्लाह ने किस तरह से उस एक क्रोमोसोम को पैक किया, बल्कि ना सिर्फ उस एक को बल्कि पूरे 46 को पैक करके हमारे डीएनए के अंदर रखा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर रखा, और ये नेचर का मार्वल कहलाता है। ठीक हो गया। और जो है ना हमारे पास डीएनए की सारी कॉइलिंग है। अब हम जो है ना फर्दर देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, कैसे डीएनए इतना ज़्यादा कॉइल होके क्या है टाइटली हमारे न्यूक्लियस के अंदर पैक है। तो हम अब वो चेक करते हैं कि बेसिकली हमारे क्रोमोसोम की पैकिंग कैसे होती है। अच्छा, अब ना बेसिकली हमारा जो क्रोमोसोम है ना, ये एक फाइबर है जो कि क्या है, आपको पता है कि सारा डीएनए और प्रोटीन पे मुश्तमिल है। अब इसमें क्या है, ये इस तरह से अपीयर होता है कि वो स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स बन जाते हैं। जब हमने उसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया तो हमें ऐसे नज़र आया कि एक धागा है और धागे के ऊपर बहुत सारे बीड्स लगे हुए हैं। वो जो बीड्स थे वो क्या थे, वो 200 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल थे। वो जो बीड्स थे, ठीक है, वो जो दाने से थे उस धागे के ऊपर, वो क्या थे, 200 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल थे। और द डीएनए डुप्लेक्स इज कॉइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। और वो जो डीएनए का था ना हमारे पास, डीएनए स्ट्रैंड थी, वो क्या है 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द इस तरह से कॉइल हुई हुई थी। और वो जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 200 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है न्यूक्लियोसोम की। एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड द डीएनए डुप्लेक्स इज कॉइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नोन एज न्यूक्लियोसोम। अब वो कह रहे हैं कि ना इसके आगे क्या क्या फैक्ट्स हैं। अब ये एक फैक्ट ये भी है कि जो हमारे पास आमतौर पे प्रोटीन होते हैं हमें पता है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन पाया जाता है। आर्जिनिन और लाइसिन ये बेसिक हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। और इनकी वजह से, इनकी अबंडेंस की वजह से वो क्या हो जाते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये क्या हैं, जो प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। और जब एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव हमारे पास है जी डीएनए। डीएनए किस तरह से नेगेटिव हो गया, क्योंकि डीएनए के पास होता है फॉस्फेट आइन, और फॉस्फेट नेगेटिव आइन है, तो वो क्या है, वो अट्रैक्ट हो जाता है पॉजिटिव आइन की तरफ। तो इस तरह करके डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में अट्रैक्ट होते हैं और ये घूमते चले जाते हैं और कॉइल होते होते क्रोमोसोम बना देते हैं। ठीक हो गया। फर्दर कॉइलिंग होती है न्यूक्लियोसोम्स की, तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं, इस ऑर्डर को हम बोलते हैं सुपर कॉइल्स। सुपर कॉइलिंग होती है। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी जो आपकी बुक से ही मैंने ली है, जो आपको नज़र आ रही है कि ये हमारे पास है जी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम को आपने देखा ये सुपर कॉइलिंग हुई हुई है, आपने उनकी कॉइलिंग को फर्दर ओपन किया तो इस तरह से आपको नज़र आया। और ये क्रोमोसोम्स को जब आप ओपन करते हैं, फर्दर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को और ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पे नज़र आता है कि ये डीएनए और प्रोटीन्स बने हुए हैं, न्यूक्लियोहिस्टोन है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम तैयार हैं। तो ये इसको आप फर्दर को खोलते जाएंगे तो ये सिर्फ डीएनए निकल आएगा इसके अंदर से। चलें जी आगे चलते हैं। अब उसके अंदर आपने देखा कि क्रोमोसोम के अंदर कुछ एरिया मतलब हाईली कंडेंस्ड होता है। हाईली कंडेंस्ड पोर्शन जो डीएनए का होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। और ये कुछ ऐसा एरिया होता है कि वो हाईली कंडेंस्ड हुआ है, इतना कंडेंस्ड हुआ होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते वहाँ के जीन, और ये वाला एरिया परमानेंटली कंडेंस्ड ही रहता है, तो वो एक्सप्रेस नहीं होता। इसको हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। जबकि वो एरिया जो कि क्या है, आफ्टर सेल डिवीजन वो खुद को खोल देता है, डीकंडेंस हो जाता है, वो यूक्रोमैटिन कहलाता है। और जब वो जो कॉइलिंग उसकी खत्म हो जाती है तो फिर वो अपने जीन्स को एक्सप्रेस भी करता है। ठीक हो गया। और इससे आखिरी वाली लाइन आ रही है, The way chromatin is packed when the cell is not dividing is well understood beyond the level of the nucleosomes. That this topic is intensive research. तो यानी कि जो है ना, अगर हम फर्दर चेक करें कि हमारे सेलों में क्रोमोसोम कितने हद तक पैक हुए हैं, वो न्यूक्लियोसोम लेवल तक नहीं होता। न्यूक्लियोसोम से आगे भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ बाकी हैं जिनको हम देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि क्रोमोसोम किस तरह से पैक है। तो उसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है। अभी आपके कोर्स में जो है वो इतना ही इन्वॉल्व हुआ है। सो थैंक यू सो मच बेटा। You can ask any questions regarding this topic, and you can also see the slides. ये आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है ये वही है जी। आपको मिडल में है तो वो मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है तो वो मिडल से थोड़ा साइड पर है, एक्रोसेंट्रिक है तो वो क्या है, टॉप से थोड़ा साइड पे है, और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होगा। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आपने देखी है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अब आपने तकरीबन सारी स्लाइड्स जो हैं वो कम्प्लीटली देख ली हैं।
और आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।